बीकॉम द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सत्र, हिंदी द्वितीय भाषा, प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। रूढ़ी के अनुसार सर, हाँ जी रिजल्ट कहिए। क्लियर आया सर। रिजल्ट क्लियर आया सर। क्लियर आ गया? फिर कैसे प्रॉब्लम हुई थी? सर वो यूनिवर्सिटी की हाँ से सर प्रॉब्लम हुई ठीक है थी। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ जो आपकी एक तकलीफ थोड़ी सॉल्व हो गई। ठीक है। हाँ सर। तो देखिए, हम अपनी परंपरा के अनुसार जो 24 छात्र हैं उनके नामोल्लेख करते हैं ताकि ये जो वीडियो बाद में देखेंगे उनको पता लगेगा कि उनका भी यहाँ नाम लिया जा रहा है। और जो छात्र शामिल होते हैं उनका तो रिकॉर्ड रहता ही है, ध्यान रखिए। मतलब समझिए, अब आज जैद हैं, आज प्रफुल्ल हैं, तो इन दोनों का इस वीडियो में हमेशा के लिए नाम होगा। जिनका नहीं होगा उनकी अपनी तकलीफ है। ठीक है। तो नाम परिगणना हम कर लेते हैं। उमेश अन्नभूले, अंबाजी बनसोड़े, अक्षय भड़, श्रीकांत चौहान, हनुमंत दाते, प्रफुल्ल गायकवाड़, राहुल गोरे, अश्विनी जाधव, तेजस कदम, सुदर्शन कानड़े, बालाजी कंदे, भूषण कठारे, नीलेश खापरे, अभिषेक क्षीरसागर, साइली लोंढे, ऋतुजा माने, ओमकार कुड़गे पाटिल, जैद शेख, शुभम शेड़के, विजय विशाल सुरवसे, मुकेश सुरवसे, कार्तिक थोरात, पृथ्वीराज वाकुरे और तनुजा यल्ल। तो इस प्रकार से ये 24 छात्र हैं हमारे। और हमने ये बात भी कही है कि हमने अब गूगल क्लासरूम भी आपकी आरंभ की है और उस माध्यम से भी आपको इस प्रकार के कार्यक्रमों में या इस प्रकार की तासिकाओं में हम सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, आज संख्या बढ़ गई, अच्छी बात है। कल की तासिका में हमने बैंकिंग और हिंदी इस विषय को आरंभ किया था और उसमें बैंकिंग क्या है इस पर हमने विचार किया था। बैंकिंग का सामान्य परिचय। बैंकिंग के सामान्य परिचय के रूप में मैं एक बार दोहरा दूं कि बैंक यह शब्द बेंच इस शब्द से बना है। वैसे मूलतः ये जर्मन भाषा का शब्द है, बाद में इटालियन भाषा में इसका रूपांतर हुआ। पुराने ज़माने में इटली के चौराहों पर कुछ साहूकार बैठते थे जो आर्थिक व्यवहार करते थे। वो एक बेंच पर बैठ करके करते थे और जब उनके व्यापार को बंद करना होता तो उस बेंच को तोड़ देते थे, वहाँ से बैंक शब्द आया है। और संपूर्ण विश्व में इंग्लैंड के माध्यम से ये बैंकिंग की क्रांति हो गई। इसमें सबसे मूल कारण था कि जो फ्रेंच राज क्रांति हुई थी, जो विज्ञान की क्रांति हुई थी डार्विन के उपरांत, न्यूटन के उपरांत, और उसके उपरांत हम देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उन सभी क्रांतियों के माध्यम से एक आर्थिक क्रांति भी हुई और जिसका बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हुआ। हमारे भारतवर्ष में भी हम देखते हैं कि अथर्ववेद में सबसे पहले अर्थ का उल्लेख आया है। धनेन देवः धनमिच्छमानः, अर्थात हम धनोपार्जन के लिए अपनी पूंजी में से उधार देने का व्यवसाय करते हैं और हम धन इच्छित जो धन की इच्छा करते हैं उनको धन देते हैं और हम भी उनसे अधिक धन की आशा करते हैं ताकि वो ब्याज सहित हमें धन दें। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है आचार्य भर्तृहरि के द्वारा, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उन्होंने अपने नीति शतक में लिखा है कि सर्वे अर्थ सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति, सारे के सारे गुण पैसे के अंतर्गत होते हैं, सोने के अंतर्गत होते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास सोना नहीं है, जिसके पास कांचन नहीं है, कनक नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सारे गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि अर्थस्य पुरुषो दासः अर्थो दासः न कस्यचित्, अर्थात महाभारत में ये बात आती है। एक उदाहरण है कि विदुर को ये पूछते हैं, महाभारत में पांडव विदुर को पूछते हैं कि आप तो सज्जन हैं लेकिन फिर भी आपने कौरवों का साथ कैसे दिया। भीष्म से भी पूछते हैं तो भीष्म कहते हैं कि अर्थस्य पुरुषो दास, हम अर्थ के दास हैं, अर्थ किसी का दास नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और भारतवर्ष में जो हमारी धार्मिक परंपरा है इसमें 4 पुरुषार्थों की बात कही गई है।
और इन 4 पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष महत्वपूर्ण है। तो इनमें से दूसरा स्थान, धर्म के बाद अर्थ को स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि रामायण काल में वृद्धिपजीवी अर्थात अपने पैसों की वृद्धि के आधार पर जीने वाले कुछ लोग हैं जो कुछ काम धाम करते नहीं, केवल दूसरों को पैसा देते हैं और उनसे ब्याज के रूप में ज़्यादा पैसा लेकर के अपनी उपजीविका अर्जित करते हैं। इस प्रकार का एक वर्ग था। बौद्ध जातकों में भी श्रेष्ठी, महाश्रेष्ठी पदों का उल्लेख मिलता है जो बाद में सेठ शब्द में रूपांतरित हो गए। इसके उपरांत हम देखते हैं कि मनुस्मृति में भी इस प्रकार के पैसों के लेन देन, उधार, ब्याज, बट्टे, इन सभी का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्रीय ग्रंथ है कौटिल्य अर्थशास्त्र, आर्य चाणक्य ने या कौटिल्य ने लिखा हुआ, उसमें तो बैंकिंग के तरीकों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। किस किस को कितना कर्जा देने पर कितना ब्याज लेना चाहिए, इसके भी बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख उसमें आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें शायद मेरे ख्याल से बिरड़ीकर सर या काशिद सर जी ने आपको बताई होंगी या फिर साळुंके सर ने बताई होंगी, चाहे वो मराठी में या अंग्रेजी में बताई होंगी, वो आप हिंदी में समझने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, मुद्रा परिवर्तन भी उस समय होता था। जिस प्रकार आज मुद्रा परिवर्तन होता है, मतलब रुपयों का डॉलर में, डॉलर का येन में रूपांतरण होता है, वैसे अन्य राष्ट्रों की जो मुद्राएं थी उन मुद्राओं में अपनी मुद्राओं का रूपांतरण भी उस समय होया करता था। यानी कितना हमारा व्यापार और व्यवसाय कितना समृद्ध था उस समय। और एक बात मैंने कल भी कही थी कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण विश्व में, भारत में, श्रीलंका में, इधर उधर बहुत सारे उनके, चीन में भी उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी। देखिए फिर से मुकेश सुरवे से छोड़ गए, ये बात कंफ्यूज करने वाली है। आप एक बार शामिल होते हैं तो बाद में छोड़ करके नहीं जाना है। एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके सामने जो 4 आइकॉन है उसमें एक 3 बिंदु वाला आइकॉन है, एक माइक का आइकॉन है, एक वीडियो शूटिंग वाला आइकॉन है और एक फ़ोन का आइकॉन है। उसमें से फ़ोन के आइकॉन को कभी भी टच मत करना, उससे आप बाहर हो जाते हैं और हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, ध्यान रखें। तो देखिए कि जो प्राचीन काल में यानी मुद्रा परिवर्तन का भी व्यवसाय हुआ करता था और ये व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, आगे चल करके हम देखते हैं कि गुप्त काल में, गुप्त काल तो हमारी दृष्टि से सबसे बड़ा स्वर्ण काल था। गुप्त काल में फिर मौर्य काल, उसके उपरांत गुप्त काल के बाद जो धीरे धीरे हर्षवर्धन जी का काल आया, फिर बौद्धों का काल आया, अशोक का काल आया। उसके उपरांत हम देखते हैं आगे चल करके आक्रमण जो भारत पर हुए और इन आक्रमणों के बाद जो मुगल काल आरंभ हुआ, उसमें भी जगत सेठों या सेठों का बहुत महत्व था। ध्यान रहे, आज भी हम देखते हैं कि गुजरात जैसा छोटा राज्य, देखिए उसमें कुछ गलत लोग भी हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा ब्याज भट्टे का धंधा करता है। और पुराने ज़माने में जब मुगल काल था तो मुगल काल में पठानों ने भी एक प्रकार से कर्जा लेना देना शुरू कर दिया था। तो ये पठान जो थे वो भी एक प्रकार से सेठ माने जाते थे। इतना ही नहीं, मुद्रा यानी बैंकिंग का ये कारोबार करने के लिए मुगल काल में बाकायदा परवाने मिलते थे। इनको प्रतिष्ठा भी मिला करती थी। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में भी राजस्व वसूल करने के लिए इन्हीं लोगों को रखा गया जो मुगल काल में वंश परंपरागत रीति से इस प्रकार का ब्याज भट्टे का धंधा किया करते थे। इतना ही नहीं, देखिए कि आगे जा करके देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो राजस्व वसूल करने के लिए जो पहले सेठ या नगर सेठ या जगत सेठ प्रयुक्त होते थे, नियुक्त किए जाते थे, वो उस काल के, तत्कालीन काल के एक प्रकार से बैंकर लोग थे। और इनकी प्रशंसा केवल हमारे भारतीय लोगों ने नहीं की। ध्यान रखिए, ये जो व्यवसाय होता है, कोई भी व्यवसाय, प्रामाणिकता और ईमानदारी उसकी मूल में होती है। और भारतीय व्यापारियों में ये प्रामाणिकता इतनी ज़्यादा देखी जाती है, इतनी ज़्यादा देखी जाती है इन बैंकरों में, कि इनकी प्रशंसा भारत में आने वाले विदेशी विद्वान भी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इब्न बतूता हैं, अल बेरूनी हैं,
या आर्य चाणक्य के काल में आए हुए मेगास्थनीज हैं, या फिर बौद्ध यात्री हैं, फाहियान है, युआन सेंग हैं। तो इन सभी ने इन लोगों की प्रशंसा की है। इस पर युआन सेंग का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए, जब वो चीन से भारत में आए थे बौद्ध धर्म की दीक्षा के पाने के लिए, तो उन्हें कुछ लूट करने वाले लोग भी मिले और पैसे देने वाले लोग भी मिले। तो ये भारत की विशेषता है कि मतलब लुटारू जो जंगल में से जिन्हें कुछ नहीं मिलता था ऐसे लोग थे, लेकिन जब शहर में आते थे उनके साथ भद्रता का व्यवहार हुआ करता था पैसों के बारे में। ये उन्होंने इस प्रकार से लिख लिख रखा है। इतना ही नहीं, आधुनिक काल में जो फ्रेंच यात्री हैं, फ्रेंच प्रवासी हैं, बर्नियर नाम है उनका, उन्होंने भी ये सारे बैंकों के जो सबसे महत्वपूर्ण बैंक थे, बैंकर थे, खास करके यहूदी या जू लोग थे बैंक के, इनकी भी प्रशंसा की है। और ये कहा है कि ये जो यहूदी बैंकर हैं, इन्होंने ये विद्या कहाँ से सीखी है। तो उन्होंने ये सिद्ध किया है कि भारतीय बैंकरों की शिष्य होने की योग्यता तक वो नहीं रखते थे। इतना इल्म उन्हें नहीं था जितना भारतीय बैंकरों को था, या भारतीय ये ब्याज बट्टे का व्यवहार करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग थे। मतलब भारत देखिए, विदेशी आक्रमण से पहले, ध्यान रखिए, इस पर पहला जो आक्रमण हुआ अलेक्जेंडर से भी पहले हुआ था। एक मेरे ख्याल से उस रानी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। भारत में सबसे पहला एक ईरानी आक्रमण हुआ था। एक सर आवाज नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं दिख रहा आपका। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रफुल्ल, आपको दिख रहा है क्या? सर अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ठीक। जस्ट सर कट हो रहा है बार बार। नहीं, वो आपके नेट की प्रॉब्लम होगी, मेरा तो ठीक चल रहा है। सर आपका ही अटक रहा है। नहीं नहीं, मेरी ओर से कुछ नहीं, मेरा नेट तो फुल है। ठीक है ठीक है। 3.5 GB वाला मेरा नेट है, इतने जल्दी कुछ नहीं होगा। प्रफुल्ल, आपको कोई तकलीफ हो रही क्या? नहीं सर। तो फिर जायद आपकी ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, सॉरी सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए कि ये जो बर्नियर ने, फ्रेंच यात्री बर्नियर ने कहा था, इसका मतलब ये है कि भारत पर आक्रमण होने की जब शुरुआत हुई, मिस्र की एक रानी ने पहला आक्रमण किया था, फिर अलेक्जेंडर या सिकंदर का आक्रमण हुआ, और बाद में जो आक्रमणों का सिलसिला लगा रहा, मोहम्मद बिन कासिम का ईस्वी सन 880-60 के आसपास आक्रमण हुआ, और उसके उपरांत मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, उसके बाद बाबर, चंगेज खां, बीच में बाबर का पूर्वज एक आया था तैमूरलंग। तो इन लोगों ने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरह से लूट करके बर्बाद कर दिया था। इसके पहले मैंने इससे पहले भी कहा था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने का धुआं इसमें निकलता था, और भारत के उपनिवेश, व्यावसायिक उपनिवेश संपूर्ण विश्व भर में फैले हुए थे। तो एक महान राष्ट्र था, जगत गुरु था, व्यवसाय की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा उपनिवेश बनाने वाला देश था, जिसके उपनिवेश जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जापान, चीन इत्यादि पूर्व देशों में, और नाग देश अर्थात जिसको आज अमेरिका कहा जाता है, वहाँ तक फैले हुए थे, इंग्लैंड तक फैले हुए थे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की स्थापना करने वाले व्यक्ति का ही नाम एक भारतीय व्यक्ति ने स्थापन किया है। अंगुलीय सक्सेन नाम है उसका, उस सेक्शन का सैक्सन हो गया और एंग्लो सैक्सन होकर के। अब देखिए, ये सारा पुरातन बातें हैं, इस पर हमें गर्व तो है, लेकिन सच्चाई यह है कि लगभग 1500 वर्षों से इस देश पर आक्रमण होते रहे, और उन आक्रमणों का परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष जो बहुत बृहद था वो सिकुड़ता सिकुड़ता चला गया है, और उसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ती चली गई है। एक उदाहरण मैं और देकर कहता हूँ कि जब भारत स्वतंत्र था तब डॉलर और रुपया बराबर थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब डॉलर और रुपया बराबर थे। आज डॉलर कहाँ पहुँच गया और भारत रुपया कहाँ चला गया है, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं। ये क्यों होता है इस पर हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन इतनी सच्चाई है कि हजारों वर्षों से इस देश में बैंकिंग का व्यवसाय हुआ करता था। इस सच्चाई को आप समझ लें। अब इस विवेचन का तात्पर्य यह है कि अपने पुराने स्वरूप एवं छोटे आकार में ही सही, बैंकिंग का कारोबार हमारे यहाँ तथा पाश्चात्य देशों में काफी पुराने समय से चला आ रहा है आज भी।
समाज में जैसे जैसे विविधता आ गई, औद्योगिकरण एवं विशिष्टीकरण की मांग बढ़ती गई, तो बैंकिंग का क्षेत्र भी उसके अनुरूप अत्यंत व्यापक होता गया। आज बैंकिंग का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि मानव जीवन के हर सामाजिक आर्थिक गतिविधि को बैंकिंग के इस परिधि में लाया जा सकता है। आप कहीं भी जाइए, मैंने कल भी उदाहरण दिया था, आपको अगर परीक्षा फॉर्म भरना है, आपको स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है, तो आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, आपका बैंक व्यवसाय होना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आप हर बार बैंक में न जाएं, इसलिए आपके फ़ोन में गूगल पे या फ़ोन पे या अन्य किसी प्रकार के यूपीआई की ज़रूरत आपको होती है। तो जहाँ भी जाए, क्योंकि मनुष्य पैसे के अलावा जी नहीं सकता, ध्यान रखिए। मनुष्य जो कुछ कर रहा है अपनी उपजीविका के निर्वहन के लिए, वो पैसे के लिए कर रहा है। मैं भी पैसे के लिए पढ़ रहा हूँ, और आपको भी आगे जा करके कुछ पढ़ लिख करके, कुछ कौशल्य अर्जित करके, कहीं ना कहीं कुछ पैसे कमाने का कौशल अर्जित करके ही करना है, ये भी सच्चाई है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो बैंकिंग का व्यापक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग आज किसी भी सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। सिर्फ दायित्व नहीं, अपितु कर्तव्य भी है। हम बैंकों के प्रकारों में आगे देखेंगे कि बैंकों के प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक वगैरह वगैरह क्या होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा मतलब सरकार जो होती है, किसी भी देश की सरकार हो, उस सरकार का आद्य कर्तव्य यह है कि वो बैंकिंग प्रणाली को इतना सुव्यवस्थित रखे कि उसके माध्यम से अपने देश में, देश के अंतर्गत और देश के बाह्य होने वाले सारे आर्थिक व्यवहार पर एक प्रकार से उनकी निगरानी हो। यानी उसके जरिए देश की आंतरिक और बाह्य अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन वो करें। उसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट से लेकर के महालेखा परीक्षक तक। वो आपको आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र पढ़ते समय या कॉमर्स के अन्य विषय पढ़ते समय पता ही चला होगा। बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ होने से देश की आर्थिक समृद्धि को कोई खतरा नहीं होता। ध्यान रखिए, आपके देश की बैंकिंग व्यवस्था जितनी अधिक सुदृढ़ होती है, उतनी ही आपकी आर्थिक समृद्धि भी जबरदस्त होती है, कोई खतरा नहीं होता। और ध्यान रखिए, आज इस समय रुपये की जो अवस्था है, आज इस समय जो आयात करने वाले और निर्यात करने वालों का जो अनबैलेंस है भारत में, उस वजह से आपको इस बात का पता चल ही गया होगा कि हम इस समय एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें भारत आर्थिक समृद्धि बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि भूटान का भी सकल घरेलू उत्पादन उस दृष्टि से देखा जाए तो दरडोई जिसे कहा जाता है, वह भारतवर्ष से कहीं ज्यादा अधिक है। इसका एकमात्र कारण मेरी दृष्टि में है ब्लैक मनी। और इस ब्लैक मनी को लेकर के 20 सालों से जो हो रहा है, आपको भी पता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। अभी अभी थोड़ी देर पहले, कल परसों ही, अमरावती के जो सांसद है नवनीत राणा, उनके पति ने एक महत्वपूर्ण आरोप किया है। वो किस पर किया है, क्यों किया है, क्या किया है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीतिक क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था को का इतना दोहन किया है, इतना शोषण किया है कि भारतवर्ष में मतलब स्वाधीनता के समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी कि रुपया और डॉलर बराबर की कीमत का था, आज पता नहीं। अब मुझे तो, आप अर्थशास्त्र पढ़ने वाले छात्र हैं, आप मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी कितने रुपए डालने पर एक डॉलर मिलता है। तो देखिए, आगे चल करके हम थोड़ा सा और बैंकिंग के विषय में जाकर देखेंगे। थोड़ी सी पार्श्वभूमि हुई। बैंक की परिभाषा लिखते हुए वेबस्टर शब्दकोश में लिखा गया है कि यह वह संस्था है जो धन में व्यवसाय करती है। यह ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन जमा, उसका संरक्षण एवं निर्गमन किया जाता है तथा ऋण प्रदान करने एवं कटौती की सुविधा भी दी जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। ये देखिए, इतनी बड़ी परिभाषा या डेफिनेशन बैंक की जाती है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। यह वह संस्था है, बैंक, यह वह व्यवस्था है जो धन में व्यवसाय करती है। यह ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन जमा,
उसका संरक्षण एवं निर्गमन किया जाता है तथा ऋण प्रदान करने एवं कटौती की सुविधा भी दी जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। अब उदाहरण, अभी मैं फ़ोन कर रहा था, शायद आपको जैद को पता होगा या प्रफुल्ल को भी पता होगा जो फ़ोन करते समय, कि मैंने अभी एक फ़ोन पर बात करते समय औरंगाबाद के एक व्यक्ति से उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की बात की थी। जैसे ही ये तासिका समाप्त हो जाएगी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, यानी इतना आसान अब हो चुका है। तो ये सब बैंक के करता है। क्या क्या करती है बैंक? धन का व्यवसाय करती है। पहली बात क्या है? बैंक धन का व्यवसाय करती है। एक वह ऐसा प्रतिष्ठान है जिसमें धन जमा किया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है, उसका निर्गमन किया जा सकता है, ऋण प्रदान किया जा सकता है, ऋण में कटौती की जा सकती है, ब्याज दिया जा सकता है, ब्याज में कटौती की जा सकती है, ब्याज लिया भी जा सकता है। इतना ही नहीं, ये महत्वपूर्ण बात की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में धनराशि भेजने में ये प्रतिष्ठान बहुत मदद करता है जिसका नाम बैंक है। इसके अलावा भी बैंक को अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसके मूल में यह भाव है कि बैंक लोगों का धन जमा करता है, उस पर ब्याज देता है, समय आने पर ऋण दे करके लोगों की सहायता करता है, उस ऋण पर का ब्याज भी वह वसूल करता है। तो ये उसके अन्य परिभाषाओं का मतितार्थ है। अब ध्यान रखिए, मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि किसी भी एक अवधारणा की परिभाषा करते समय 3 प्रकार के दोष निर्माण होते हैं। एक होते हैं अव्याप्ति दोष, दूसरा होता है अतिव्याप्ति दोष और तीसरा होता है असंभव दोष। देखिए, आप व्याख्या को या परिभाषा को जितने कम शब्दों में रखेंगे उतना अतिव्याप्ति दोष बढ़ जाएगा। जितनी बड़ी परिभाषा करेंगे, जितने ज्यादा शब्द उसमें होंगे, उतना उसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा। और कभी कभी वह अवधारणा असंभव ही होती है तो उसमें असंभव दोष आ जाता है। तो जितनी भी परिभाषाएं हम किसी भी अवधारणा की करते हैं तो उसमें ये 3 दोष आना असंभव है। तो किसी भी तरह से बैंक की सही परिभाषा आज तक नहीं हो पाई है, आगे भी नहीं होगी, क्योंकि ये मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है, मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि मनुष्य के पास केवल शब्द हैं और शब्दों के सहारे से वो परिभाषा करता रहता है। यूरोप तथा एशिया के बैंकों में बैंकिंग व्यवसाय काफी पुराना है। इसकी चर्चा तो पहले ही की जा चुकी है। इस कारोबार में लिखतों और पुर्जों का भी प्रयोग इन देशों में पहले भी हो चुका था और वे अफ्रीका तथा यूरोप के अन्य देशों में नियमित रूप से लेन देन के लिए चलते थे, लेकिन इनके प्रचलन की कोई खास पद्धति नहीं थी जो आजकल मिलती है। ये अलग अलग देश की परंपरा एवं रीति के अनुसार भुनाए जाते थे। किसी प्रकार का मतभेद होने पर साहूकार संघ इनका निपटारा किया करते थे। अगर कोई मतभेद हो जाता था, कोई कठिनाई समस्या आ जाती थी, तो उनका संघ, जिस प्रकार से मजदूरों का संघ होता है उसी प्रकार से इन साहूकारों का भी संघ होता है, और इन साहूकारों के संघ में इस प्रकार के मामला दर्ज किया जाता है और उस आधार पर मामले का निपटारा किया जाता है। चूंकि ये लिखत और पुर्जे किसी पक्के नियम से बंधे नहीं थे और न ही इनके प्रचलन का क्षेत्र विस्तृत था, इसलिए कुछ ही लोग इनका लाभ उठाते थे और नुकसान अनेकों को हो जाता था। अब देखिए, मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि अर्थशास्त्र वह एक मानव्य विद्या शाखा की शाखा है, उपशाखा है, जिसके माध्यम से 2 शाखाएं निकली, एक जिसको हम कॉमर्स कहते हैं और दूसरी मैनेजमेंट, व्यवस्थापन, वाणिज्य और व्यवस्थापन। साथ ही मैं कहता हूं कि बैंकिंग को भी एक अलग विद्या शाखा का दर्जा मिलना चाहिए। और आप जानते हैं, अगर आपका ये ज्ञान अच्छा है बैंकिंग क्षेत्र का, तो आए दिन बैंकिंग की बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। जिस प्रकार से एमपीएससी, यूपीएससी की जैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, स्पर्धा परीक्षाएं होती हैं, वैसे बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। और जो छात्र, जो विद्यार्थी बैंक में काम करता है, जैसे हमारा एक पहली बैच का छात्र है जिसका नाम है किशोर पाटिल नाम का, यहीं काजड़ा नाम के छोटे से गांव का है। उसने अर्थशास्त्र और अंग्रेजी ये विषय लिए, अर्थशास्त्र विषय विशेष रूप से लिया था, बाद में अर्थशास्त्र में एमए किया। आज वह एक्सिस बैंक का जनरल मैनेजर है, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़,
औरंगाबाद इस बड़े परिसर का। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार भी अर्थशास्त्र विषय या वाणिज्य विषय को एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बना सकते हैं। और उसने केवल खुद को नौकरी प्राप्त नहीं करवाई, पहली बैच के उसके गांव के जो छात्र थे, सोमलिंग खरे जैसे, उनको भी नौकरी दिलाई है। इसका मतलब ध्यान रखिए कि ये विषय यह रोजगार का जो माध्यम है बैंकिंग के क्षेत्र के द्वारा, ये बहुत बड़ा है। ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए आपको इस बारे की परीक्षाएं देना अत्यंत ज़रूरी है। जैसे प्रफुल्ल आप तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो आप इस प्रकार की भी परीक्षाएं दे करके देखें। और मेरे ख्याल से हमारे अभय शिंदे सर जी, जो बॉटनी विषय के हैं लेकिन जिनके पास प्लेसमेंट सेल हैं, वो हमारे स्पर्धा परीक्षा के दोनों ग्रुपों पर, लड़कियों के और लड़कों के दोनों ग्रुपों पर बहुत सी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। वो और बीच में मैंने बहुत सी राज्य स्तरीय परीक्षाओं की भी एक सूची डाली थी पीडीएफ के रूप में। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो जाओगे तो धीरे धीरे आपको परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार हमें उत्तर लिखने चाहिए, इन सब का अनुभव होता आएगा। और जो आपका निश्चित पद प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं आप वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा विषयांतर हुआ, फिर से हम विषय पर आ जाते हैं और 2 मिनट में हमारी बात खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे 11:30 बजे एक और मीटिंग को संबोधित करना है। देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की औद्योगिक क्रांति के बाद बैंकिंग व्यवसाय ने नया मोड़ लिया और बेचान साध्य लिखतों, जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, विनिमय पत्र जिनको बिल फॉर ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, का प्रचार बढ़ने लग गया। मतलब ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधारणा होती गई। इनके कारण समस्याएं भी पैदा हुई, जिनके फलस्वरूप फ्रांस ने सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में इन लिखतों को कानूनी रूप देने का प्रयास किया, निश्चय कर लिया। इसके बाद इंग्लैंड ने 1882 में बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट बनाया। इसी के आसपास भारत में भी भारतीय बेचन साध्य लिखत अधिनियम, दैट इज इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी बनाया गया लगभग 1880-85 के आसपास। हमारे यहाँ भी आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत फ्रांस और इंग्लैंड के साथ साथ हुई, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में शुरू में मुंबई और कोलकाता में 2 एजेंसी हाउसों की स्थापना की। उनका मुख्य काम था कंपनी को ऋण देना और कागजी मुद्रा जारी करना। कागजी मुद्रा मतलब रुपए, प्रिंटेड कागज पर प्रिंटेड मुद्रा जारी करना। ये काम तो आधुनिक बैंकिंग की तरह करते थे, लेकिन मिश्रित पूंजी वाले नहीं थे। आज जो मिश्र अर्थव्यवस्था है वैसे नहीं थे। उन्होंने अपने यहाँ बैंक तो स्थापित कर लिए थे, किंतु ये व्यापारिक संस्था के रूप में ही जनता की जमा राशि से अपना बैंकिंग कारोबार चलाते थे। जब कंपनी का वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिया गया, तब ये दोनों एजेंसी हाउस भी बंद हो गए। मतलब 1857 के आसपास। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत की सारी बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई थी और उसका अधिकार समाप्त हो गया था। ये दोनों एजेंसी हाउस भी बंद कर दिए गए थे। इन्हें एक मिला करके एक नई संस्था के रूप में स्थापना की, जिसका नाम था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक पहला यूरोपियन बैंक भारत में स्थापित कर दिया गया। यह बैंक कुछ कारणों से 1832 के बाद बंद हो गया, पर यह आधुनिक बैंकिंग का पहला चरण था। आधुनिक बैंकिंग का दूसरा चरण प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना से शुरू होता है। सर्वप्रथम 1807 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक मुंबई में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से शुरू किया गया। तीसरा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से चेन्नई में स्थापित किया गया, तमिलनाडु में। ये सभी बैंक अर्ध सरकारी बैंक थे, ध्यान रहे। ये जितने भी बैंक थे वो सारे के सारे अर्ध सरकारी बैंक थे और विदेशी बिलों की खरीदने का, बेचने का काम करते थे, कर नहीं पाते थे। नोट जारी करने तथा बैंकिंग के अन्य काम 1862 तक ये करते रहे। 1860 में
बैंकिंग अधिनियम बनाया गया और 1874 तक देश में 14 बैंकों की स्थापना की गई। भारतीय प्रबंध से कामकाज करने वाला पहला बैंक 1881 में अ, खोला गया, जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक था। इसके साथ ही देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होने से बैंकिंग व्यवसाय को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला और 5 लाख रुपए से भी अधिक पूंजी वाले बैंकों की संख्या 1905 और 1913 के बीच 18 तक पहुंच गई। इस अवधि में कई छोटे मोटे बैंक खोले गए, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे टिक नहीं सके। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिससे विश्व भर में मंदी आ गई और बैंक व्यवसाय संकट में पड़ गया, जिससे अनेक बैंक बंद हो गए। चलते चलते मैं एक बात और कहूँ, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने उस समय पंजाब नेशनल बैंक खोली थी, जो आज भी चल रही है। तो देखिए कि स्वाधीनता संग्राम में कुछ नेताओं ने भी इस प्रकार के प्रयास किए कि बैंकिंग क्षेत्र में कुछ और भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कुठाराघात पहले विश्व युद्ध के कारण हुआ। पहले विश्व युद्ध में युद्ध पर ज़्यादा खर्चा हो गया, जमा पूंजी ज़्यादा खर्च हो गई और बैंकिंग व्यवसाय खतरे में आ गया। और इसके बाद की बात हम अगले शुक्रवार को आपके सम्मुख रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।